अब देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज थोड़ी न्यू कमिटीज हैं। इनका ओरिजिन हुआ है 1993 में और ये किसकी रिकमेंडेशंस पे बनी है? दीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा, ठीक है। देन जब 1993 में बनी थी तो ओरिजिनली दे वर 17 इन नंबर्स, फिर 2004 में जाके 7 और ऐड हुई और करंटली कितनी है? टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आर वर्किंग। 24 में से 16 आर अंडर द लोकसभा एंड 8 आर अंडर द राज्यसभा। अब देखो मेंबर्स कितने होते हैं, इसकी मेंबरशिप होती है 31। मतलब एक तरह से ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का ग्रुप है 24 का, और ये जो 24 के ग्रुप में से जो हर एक स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 फ्रॉम द लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा। टोटल मेंबरशिप में भी 2:1 का रेशियो है, तो स्टैंडिंग कमेटीज में भी जो रेशियो है वो बाय एंड लार्ज 2:1 है, ठीक है। अब एक चीज देखनी है कि ये जो 31 मेंबर्स है ना, ऑल द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं जैसे बाकी हमने अभी फाइनेंशियल कमिटीज में देखा था ना, जो मेंबर्स होते थे दे वर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज में ऑल द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक है ये बहुत ज्यादा। देन एक चीज और ध्यान रखनी है कि देखो ये ज्वाइंट कमिटीज हैं एक तरह से, फाइनेंशियल कमिटीज भी ज्वाइंट कमिटीज थी, अकाउंट कमेटी और अंडरटेकिंग कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी एक्सक्लूसिवली लोकसभा की थी, बट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आर ज्वाइंट कमिटीज। मेंबर्स तो हर एक कमेटी में दोनों हाउसेज से हैं, बस इतना है कि कुछ कमेटीज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर काम कर रही हैं, कुछ कमेटीज अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखो इनका फंक्शन क्या है। ये कमेटीज एग्जामिन करती हैं बिल्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट की मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं, इन मिनिस्ट्रीज के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स का और मिनिस्ट्रीज का जो पूरा एग्जामिनेशन करने के लिए जो कमिटीज हैं उनको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज बोला गया है, क्योंकि इन कमिटीज को इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स से अटैच कर दिया जाता है और फिर वो उन मिनिस्ट्रीज के स्पेसिफिक बिल्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह और लॉन्ग टर्म पॉलिसी वगैरह को एग्जामिन करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो 24 कमिटीज हैं, बट हो सकता है कि मिनिस्ट्रीज ज्यादा हो कम हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं तो उनमें क्या करते हैं कि हर एक मिनिस्ट्री को एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से एसोसिएट कर दिया जाता है। लेकिन मान लो कुछ छोटी मिनिस्ट्रीज हैं तो उस केस में क्या करेंगे कि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको ग्रुप इन कर देंगे और मान लो 3 to 4 मिनिस्ट्रीज के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इन कमेटीज में जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म क्या होता है? 1 ईयर का ही होता है, ठीक है। मतलब ये भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, मतलब परमानेंट रहती हैं, हमेशा रहती हैं, बट इनका जो कंपोजिशन है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है हर एक साल, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो एस्टिमेट्स कमेटी से किस तरह से डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि जो एस्टिमेट्स कमेटी है ये एक लोकसभा फाइनेंशियल बॉडी है जो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है इकोनॉमीज और एफिशिएंसीज इन देयर स्पेंडिंग्स और एक्सपेंडिचर्स अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज। ये ईयर राउंड वर्क करती है और गवर्नमेंट को सजेस्ट करती रहती है कि किस तरह से गवर्नमेंट को अपने बजट को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए और बजट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है एटसेट्रा मैटर्स पे। लेकिन जो DRSCs है ना, दे आर स्पेशलाइज्ड कमेटीज। जो भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है वो जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से अटैच्ड है उसके काम में वो स्पेशलाइज्ड होगी। वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सिर्फ डिमांड फॉर ग्रांट्स को चेक नहीं करेगी या फिर बजट मैटर्स को नहीं चेक करेगी, वो उनके बिल्स, लेजिस्लेशंस, पॉलिसी और एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को भी स्क्रूटनाइज करेगी। तो कह सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री स्पेसिफिक है और हर एक कमेटी अपनी जो असाइंड मिनिस्ट्री है उसके काम को एग्जामिन या फिर कंसिडर करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है, वो ये है कि जो एस्टिमेट्स कमेटी है ना वो बजट का एग्जामिनेशन करती है ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड। लेकिन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज जो हर एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन करती है वो कब करती है? बिफोर दे आर वोटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं कैसे। जैसे बजट प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है। जब बजट प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंटेशन के बाद बिफोर वोटिंग जस्ट प्रेजेंटेशन ही हुई थी, मतलब जनरल डिस्कशन ही हुआ था। उसके बाद DRSCs को हैंडओवर कर दी गई डिमांड फॉर ग्रांट्स। इन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन किया और एग्जामिन करके पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से ये जो स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वो जस्टिफाइड हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर पार्लियामेंट
उन डिमांड फॉर ग्रांट्स को वोटिंग के लिए कंसिडर करेगी, ठीक है। लेकिन जो एस्टिमेट्स कमेटी है वो जब ये वोटिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद कंसिडर करेगी या फिर एग्जामिन करेगी। अब देखो ये आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हम एक लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अब तीनों कमिटीज लेते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और जो हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग एस्टिमेट्स कमेटी है और एक और फाइनेंशियल स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तो ये तीनों कमेटीज किस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को स्क्रूटनाइज और ऑडिट करेंगी, ठीक है। DRSCs है, ये तो एक अम्ब्रेला बॉडी है, उसके अंडर जो स्पेसिफिक कमिटीज हैं वो हर एक डिपार्टमेंट से अटैच्ड है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उससे कौन सी कमेटी अटैच्ड है? कमेटी ऑन फाइनेंस ऑफ DRSC, ठीक है। अब देखो जो कमेटी ऑफ फाइनेंस है वो क्या करेगी, इस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का डिमांड फॉर ग्रांट्स को भी स्क्रूटनाइज करेगी, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स है ना, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह से रिलेटेड बिल्स लेके आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। मतलब इसका जो पर्पज होगा वो लेजिस्लेशन का भी होगा प्लस ग्रांट्स को एग्जामिन करने का भी होगा, ठीक है। अब इसी डिपार्टमेंट के लिए एस्टिमेट्स कमेटी चेक करेगी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या वो अपने बजट को एफिशिएंटली यूज कर रहा है, और अगर नहीं तो वो सजेशंस देगी कि किस तरह से बजट को या फिर टैक्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है, मींस इकोनॉमीज सजेस्ट करेगी। देन आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये क्या करती है, CAG की रिपोर्ट्स को चेक करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी CAG की रिपोर्ट होगी ना, CAG रिपोर्ट बनाते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना जो बजट था या फिर अपना पैसा था वो पार्लियामेंट ने जैसे इंटेंड किया था वैसे ही यूटिलाइज किया है कि नहीं, उस पे CAG रिपोर्ट बनाएगी और उसी CAG की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी, ठीक है। ये मैंने इसका फ्लो पहले ही बता चुकी हूँ कि CAG की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में देंगे और पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वापस पार्लियामेंट को देगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो चलेगा। तो अब शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से जो कमेटी ऑन फाइनेंस है वो स्पेशलाइज्ड कमेटी है विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि ये सिर्फ ग्रांट्स को कंसिडर नहीं करती, ये उसके लेजिस्लेशन या फिर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वगैरह को भी कंसिडर करती है। वो चेक करती रहती है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों कमिटीज हैं ये सिर्फ मनी मैटर्स को डील करती हैं बाय एंड लार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब समझते हैं सेलेक्ट कमेटी को। देखो सेलेक्ट कमेटीज बेसिकली अडोक कमेटीज होती हैं, वो टेम्परेरी होती है नेचर में और एक सिंगल पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं टू एग्जामिन अ पर्टिकुलर बिल इन ग्रेट डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी किसी पर्टिकुलर बिल को ग्रेट डिटेल में एग्जामिन करने की बात आती है तब सेलेक्ट कमेटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा और जैसे ही वो पर्पज सोल्व हो जाएगा दैट विल बी डिसबैंडेड, ठीक है। और एक सेलेक्ट कमेटी में एक सिंगल हाउस से ही मेंबर्स होते हैं, या तो फिर वो सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा होगी या फिर सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा होगी। अगर पर्टिकुलर कमेटी में दोनों हाउसेज के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं तो उसको हम ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम एक सेलेक्ट कमेटी का एग्जांपल लें, हमारे पास एग्जांपल है सेलेक्ट कमेटी ऑन GST बिल इन राज्यसभा, ठीक है। अब ये जो सेलेक्ट कमेटी ऑन GST बिल इन राज्यसभा थी, इसका क्या पर्पज था? बेसिकली GST बिल से रिलेटेड जो कमेटी ऑफ फाइनेंस है जो अभी हमने देखी थी, तो हो सकता है कि कमेटी ऑफ फाइनेंस ने भी अपनी कुछ रिपोर्ट दी हो, ठीक है, लेकिन अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज अपोजिशन को लग रहा है कि नहीं वो नॉन पार्टीशन रिपोर्ट नहीं है और हम इस पर्टिकुलर बिल की ग्रेट स्क्रूटनी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये फेडरल मैटर्स से डील करता है, स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है ना इनमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिशन ने एक मोशन पास किया कि राज्यसभा में एक सेलेक्ट कमेटी होनी चाहिए टू स्क्रूटनाइज द GST बिल, ठीक है। तो फिर राज्यसभा में एक सेलेक्ट कमेटी बनी क्योंकि अपोजिशन का पर्पज ये भी था कि राज्यसभा में गवर्नमेंट के नंबर्स कम है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी नहीं है, तो फिर राज्यसभा की एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी GST बिल पे। और जब इस सेलेक्ट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और जब इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने कंसिडर किया तो फाइनली सेंटर और स्टेट के बीच में कंसेंसस बन गए थे विद रिस्पेक्ट टू GST बिल एंड 2017 में फाइनली वो बिल पास हो गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल था, इलस्ट्रेशन था टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए सेलेक्ट कमेटी टू स्क्रूटनाइज अ पर्टिकुलर बिल इन ग्रेट डिटेल। मेन पॉइंट, इट इज एन एडहॉक कमेटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो अब आती है कमेटीज टू इंक्वायर। ये इन्वेस्टिगेट करती है जो भी मेंबर्स हैं उनके कंडक्ट और बिहेवियर से रिलेटेड मैटर्स पे या फिर जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं हाउस में उन पे इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। अब
कमेटी ऑन पेटिशंस, ये एक ऐसी कमेटी है जो लिंक का काम करती है बिटवीन पार्लियामेंट एंड कॉमन मैन। हाउ? बिकॉज ये एग्जामिन करती है जो भी आम जनता से पेटिशंस आएंगी रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस या फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो उनके ऊपर एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सेलेक्ट कमेटी थी ना, उसको कंफ्यूज नहीं करना है कमेटी ऑन पेटिशंस से, बिकॉज जो सेलेक्ट कमेटी थी वो डिटेल में स्क्रूटनाइज करती है टेक्निकलिटीज ऑफ अ बिल। ठीक है, लेकिन जो कमेटी ऑन पेटिशंस है ये एग्जामिन करती है पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑन अ बिल। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ये एक तरह से कोर्ट ऑफ द हाउस का काम करती है। ये जो भी मेंबर्स हैं हाउस में या फिर हाउस की जो खुद की अपनी एक डिग्निटी है, उसको किसी भी मेंबर ने या आउटसाइडर ने अगर ब्रीच किया है तो उनके अगेंस्ट एक्शंस रिकमेंड करना, उनके अगेंस्ट पनिशमेंट रिकमेंड करना कमेटी ऑफ प्रिविलेज का काम है। मींस ये इंश्योर करती है कि जो मेंबर्स हैं हाउस के या फिर हाउस एज ए होल, उसकी जो प्रिविलेज है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर कहीं पे भी ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज हो रहा है तो ये कमेटी उस ब्रीच को एग्जामिन करेगी और अकॉर्डिंगली एक्शंस रिकमेंड करेगी। एथिक्स कमेटी ये एक तरह से हाउस में मोरल पुलिस का काम करती है। ये जो मेंबर्स हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करती है और एग्जामिन करती है कि जो मेंबर्स हैं वो अनएथिकल बिहेवियर में ना फंसे, लाइक मिसकंडक्ट, करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2024 का केस लें तो एक कैश फॉर क्वेरी बाई महुआ मोइत्रा, ये काफी न्यूज में था। तो ये एक तरह से मिसकंडक्ट था बाय दैट पर्टिकुलर मेंबर और एथिक्स कमेटी ने उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्शन लिया था, एक्सपल्सन ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, तो इन शॉर्ट समझ में आ गया, कमेटी ऑन पेटिशंस लिंक का काम करती है पार्लियामेंट एंड कॉमन मैन के बीच। कमेटी ऑफ प्रिविलेज इंश्योर करती है कि प्रिविलेज मेंटेन रहे और जो भी ब्रीच रिपोर्ट किए जाते हैं उनको एग्जामिन करना। एंड देन एथिक्स कमेटी, इट एक्ट्स एज ए मोरल पुलिस इन द हाउस टू इंश्योर दैट एथिकल बिहेवियर और इंटीग्रिटी ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों कमेटीज है ये ज्वाइंट कमेटीज नहीं है। ज्वाइंट कमेटीज मतलब जैसे अभी हमने देखा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, वो ज्वाइंट कमेटीज है, उनमें 31 मेंबर्स हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के हैं। लेकिन ये जो कमेटीज है ना, ये इंडिविजुअली दोनों हाउस में अपनी अपनी कमेटीज होती हैं। जैसे लोकसभा की कमेटी ऑन पेटिशंस होगी, ऐसे ही राज्यसभा में कमेटी ऑन पेटिशंस होगी। लोकसभा में जो कमेटी है उसमें 15 मेंबर्स हैं, वही कोरस्पोंडिंग कमेटी राज्यसभा में है तो उसमें 10 मेंबर्स होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों हाउसेज में अपनी अपनी कमेटीज होती हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स है ना वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दीज आर नॉट इलेक्टेड मेंबर्स। जैसे अभी हमने फाइनेंशियल कमेटीज में देखा था ना, फाइनेंशियल कमेटीज में पीएससी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज और एस्टिमेट्स कमेटी, वहां पे मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। लेकिन इन केसेस में मेंबर्स आर नॉमिनेटेड और नॉमिनेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। लोकसभा में तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे। ओके, कमेटी ऑन पेटिशंस ये भी ओल्ड कमेटी है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ये भी दोनों हाउसेज में काफी टाइम से है, लॉन्ग स्टैंडिंग कमेटी है। एथिक्स कमेटी है वो एक तरह से न्यू कमेटी है। न्यू कमेटी कैसे है? राज्यसभा में तो 1997 में स्टार्ट हुई थी और तब से ही ये परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी बन गई थी। लेकिन लोकसभा में 2000 में इनिशिएशन हुआ, उस टाइम ये एडहोक कमेटी बनाई गई थी 2000 में। देन फाइनली 2015 में जाके ये परमानेंट कमेटी बनी है। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक पीवाईक्यू में पूछी भी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बाकी अदर कमेटीज की बात करें तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये दोनों कमेटीज एक तरह से स्क्रूटनी कमेटीज के नाम से जानी जाती है। मींस ये स्क्रूटनाइज करती हैं कि जो रूल्स और प्रोमिसेस हैं हाउस में वो फॉलो करे जा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट एश्योरेंसेस है तो ये कमेटी नाम से ही पता चल रहा है, चेक करती है कि जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंसेस दिए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, क्या उनको फुलफिल कर रही है गवर्नमेंट। ट्रैक्स इफ मिनिस्टर्स फुलफिल प्रोमिसेस मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी वर्बल कमिटमेंट्स थे मिनिस्टर्स द्वारा हाउस में, उनका एक तरह से अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। देन कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बेसिकली क्या होता है कि पार्लियामेंट ने अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको डेलीगेट कर दिया। वो किस तरीके से किया कि रूल मेकिंग जो पावर थी कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर एक्ट्स और लॉज, वो किसको दे दी? गवर्नमेंट को दे दी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी एक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड रूल्स तो नहीं बना सकती ना, वो काम एग्जीक्यूटिव ही करेगा। तो जब पार्लियामेंट ने उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड रूल मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और जो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो इसी चीज को देखती है कि जब पार्लियामेंट ने पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड जो रूल मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को दी थी तो क्या उस पावर का सही यूज किया जा रहा है, क्या वो रूल्स हैं वो एक्ट के प्रोविजन से अलाइन करते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव है उन्होंने रूल्स में कुछ छेड़छाड़ करी है जिसकी वजह से एक्ट या फिर लॉ का जो अल्टीमेट पर्पज था वही सोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लो आरटीआई एक्ट आया,
ठीक है। तो आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट लेके आ गई, लेकिन उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड रूल्स और प्रोविजंस बनेंगे वो कौन बनाएगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी, और इसी चीज को बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्क्रूटिनी करने के लिए कौन सी कमेटी है? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो इन दोनों कमेटीज में क्या है कि जो गवर्नमेंट एश्योरेंसेस से रिलेटेड कमेटी है उसमें लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा में जो कमेटी है कोरस्पॉन्डिंग उसमें 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा में भी 15 मेंबर्स की है और राज्यसभा में भी 15 मेंबर्स की है। अब देखो इसके अलावा जो हाउस की डे टू डे बिजनेस है उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या कमेटीज है? तो रूल्स कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है। अब देखो इन कमेटीज की कोरस्पॉन्डिंग एक तो कॉमन पॉइंट यही ध्यान रखना है कि इन तीनों कमेटीज में जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर वो कमेटी लोकसभा के रूल्स कमेटी है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? वहां पे स्पीकर है, तो वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे। अगर रूल्स कमेटी राज्यसभा की बात हो रही है तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रूल्स कमेटी में 15 मेंबर्स हैं लोकसभा में, लेकिन 16 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। इस राज्यसभा में इसमें ज्यादा मेंबर्स हैं, अदरवाइज राज्यसभा में जनरली लेसर नंबर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसमें भी 15 मेंबर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 11 मेंबर्स हैं। जनरल पर्पज कमेटी क्या होती है? जनरल पर्पज कमेटी एक तरह से हाउस के अफेयर्स से डील करती है। मींस जो मैटर्स किसी और कमेटी में डील नहीं हुए या फिर कंसिडर नहीं हो पाए उनको कवर करने के लिए जनरल पर्पज कमेटी है। इसके मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और पैनल ऑफ चेयरपर्संस भी इस कमेटी में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी, ये जो भी प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा बिल्स लाए जाते हैं उनको क्लासिफाई करना, शेड्यूल करना एटसेट्रा, ये सारा काम करती है। लोकसभा में ही है ये कमेटी सिर्फ, और उसमें 15 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग डेप्यूटी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। राज्यसभा में ऐसी कोई सेपरेट कमेटी नहीं है। तो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आते हैं राज्यसभा में उनको कौन डील करता है? उनके कोरस्पॉन्डिंग राज्यसभा में जो एक्शंस लेना है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो दो काम करती है। गुड दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट आती है कंसल्टेटिव कमेटीज। पहली बात तो कंसल्टेटिव कमेटीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटीज, ये मैंने फर्स्ट पेज पे बता दिया था। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट स्पीकर या चेयरमैन के अंडर नहीं होता है, ना ही उनकी डायरेक्शंस के अंडर होता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई अ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। ये एक तरह से फोरम प्रोवाइड करते हैं फॉर द इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड MPs ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज और द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर कोई भी मिनिस्ट्री है तो उस मिनिस्ट्री के पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, MPs के साथ कंसल्ट करने के लिए या डिस्कस करने के लिए ये कमेटीज बनती हैं जिनका नाम है कंसल्टेटिव कमेटीज, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन होंगे? जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री से कोरस्पॉन्डिंग जो भी कंसल्टेटिव कमेटी होगी उसके चेयरमैन हो जाएंगे। तो मतलब जितनी भी कंसल्टेटिव कमेटीज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ये देखनी है कि ये जो कमेटीज हैं ये भी प्योरली एडवाइजरी होती है, इनफॉर्मल होती है नेचर में, और उनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। और जैसे ही लोकसभा डिजोल्व होती है ये भी डिजोल्व हो जाती हैं और रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी लोकसभा, ठीक है। एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि ये जो कमेटीज है ना ये ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड ना ही रूल्स में मेंशन्ड है। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, क्योंकि ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि दीज कमेटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और दीज कमेटीज आर मेंशन्ड इन द रूल्स। तो ये ध्यान रखना है कि नीदर दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन द रूल्स। अब देखो PYQs को देख लेते हैं। देखो 2018 जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन सी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो स्क्रूटनाइज करती है, रिपोर्ट करती है वेदर द पावर टू मेक regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of delegation. ये एक तरह से जो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसी का जो पूरा पर्पज है उसको इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में डिफाइन किया हुआ है। देखो 2024 में कैश फॉर क्वेरी न्यूज में था, उस टाइम ये क्वेश्चन आता है कि एथिक्स कमेटी के कोरस्पॉन्डिंग लोकसभा में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, मान लो आपको नहीं पता, ठीक है। ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, मान लो अभी आपको नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट है दिस कमेटी कैन नॉट टेक एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अब देखो तीनों स्टेटमेंट्स आप पढ़ने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप एक बार इसको ग्लांस करोगे फिर उसके बाद रिविजिट करोगे आप एवरी स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट फिर से रीड करोगे, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा
कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस। देखो ये जो ओनली कीवर्ड है ना, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा, एक मेंबर ने अनएथिकल बिहेवियर किया, तो क्या हाउस के जो मेंबर्स हैं वो ही उसकी कोरस्पोंडिंग कंप्लेंट कर सकते हैं, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है वो पहली बात तो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है, मतलब खुद से भी एक्शन ले सकती है। अगर उनको लगे कि कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है किसी मेंबर के द्वारा, तो वो एक्शन भी ले सकती हैं। साथ ही कोई आउटसाइडर्स हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, अगर उनकी नजर में कुछ ऐसा आता है मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट बाय द मेंबर्स, तो दे कैन रिपोर्ट इट, दे कैन कंप्लेन इट। दो जो फाइनल कंप्लेन जाएगी वो एमपी के बिहाफ में ही जाएगी टू द एथिक्स कमेटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर्स कंप्लेन नहीं कर सकते, दे कैन रेज द कंप्लेंट। और दूसरी बात है कि सुओ मोटो एक्शंस भी एथिक्स कमेटी के लिए लिए जा सकते हैं। तो मान लो आपको सेकंड स्टेटमेंट पे आप श्योर हो गए, तो यू विल ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस 2 2 2। 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, आपका सी आंसर आ गया। अब चाहे तो आपको फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता है या नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअल में यूपीएससी इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं थोड़ी फैक्चुअल, क्योंकि उनका फोकस फर्स्ट और थर्ड पे है ही नहीं, दे जस्ट वांट टू चेक यू ऑन द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पहले भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी रेलिवेंट होंगे। और अब अगर हम बाकी बात करें तो हमने अभी देख लिया था कि एथिक्स कमेटी इनिशियली एडहॉक कमेटी थी लोकसभा में 2000 में, और फिर 2015 से ये परमानेंट बॉडी हो गई है। और ये सब जुडिस मैटर्स को लेने वाली बात है ना, ये देखो नॉट ओनली एथिक्स कमेटी, कोई और भी कमेटी है ना, वो सब जुडिस मैटर्स को टेकअप नहीं कर सकती, क्योंकि सब जुडिस मैटर्स का क्या मतलब है कि ऑलरेडी जुडिशियरी के अंडर वो मैटर्स पड़े हुए हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, जो मैटर्स ऑलरेडी जुडिशियरी के अंडर हैं उनको कोई भी कमेटी ले नहीं सकती जब तक कि जुडिशियरी के अंडर वो डील ना हो जाए। ठीक है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज सी। अब देखो 2019 का प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, उसमें क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को स्क्रूटनाइज करना, एक तरह से एग्जीक्यूटिव के काम को अकाउंटेबिलिटी चेक करना। अब देखो इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू कौन करेगा, पार्लियामेंट ही करेगी, लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, और पार्लियामेंट में हमें पता है कि अभी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो एक तरह से मिनी पार्लियामेंट का काम करती हैं, मतलब उनका काम भी एग्जीक्यूटिव को स्क्रूटनाइज करना, एग्जामिन करना ही होता है, रिव्यू करना ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस क्या है, एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। अगेन अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी दोनों आती हैं, तो यस करेक्ट है ऑप्शन। देन ऑप्शन 2 पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, यस ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करने के लिए बनी है। फाइनेंस कमीशन को, इसका काम कोई रिव्यू वगैरह करना नहीं है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, हमें पता है फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ द फंड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डील करेगा ना, तो उसका पर्पस रिव्यू करना नहीं है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, नीति आयोग का भी काम ये नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो आंसर है 1 and 2। इस क्वेश्चन का फोकस था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर रिव्यू करता है, और लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे वो सेम काम करती हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से 1 and 2। ठीक है, वैसे भी देखो ऑप्शंस भी ऐसे सेट किए हैं कि आपको जब पता है कि 1 and 2 आंसर है, तो 1 and 2 बाकी और किसी में नहीं है, लाइक ऐसे 1 2 3 5 ऐसे नहीं बनाया है जहाँ पे 1 और 2 मल्टीपल टाइम्स हैं कि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 2002 का प्रीलिम्स, द कंसल्टेटिव कमिटीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 2 कंसल्टेटिव कमिटीज है। अब चाहे वो कंसल्टेटिव कमिटीज किसी भी पर्पज के लिए हो, वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बस इतना पता होना चाहिए था कि कंसल्टेटिव कमिटीज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूट फाइनली कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एक क्वेश्चन और बच गया प्रीलिम्स 2001 का कि इंडियन पार्लियामेंट किस तरह से एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। अब कंसल्टेटिव कमिटीज हमने देखा था ये तो इनफॉर्मल कमिटीज है ना, और इनका काम कंट्रोल करना नहीं है, सिर्फ इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए है, इनफॉर्मल कंसल्टेशन के लिए है बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड एमपीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी है पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये ठीक है। देन सी कह रहा है बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स सेंड
पीरियोडिक रिपोर्ट्स, कुछ खास स्टेटमेंट नहीं है। डी, बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इश्यू रिट्स, ये भी नहीं है, मतलब यहाँ पे आंसर आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज ही है। अभी तक इतना पढ़ा है, अब यू गॉट एन आइडिया। ओके, सो फाइनली ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसकी जो पीडीएफ है आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम सो दैट यू कैन गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम देयर। एंड होप ये चैप्टर आपका क्लियर है। अब जाके आप एक किसी भी बुक से, लाइक लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 24 है, उससे जाके एक बार रीड मार लो एंड आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो टेबल्स गिवन है, इन टेबल्स को आप यूज करो, कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कमिटीज, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो। और होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं आपके, तो प्लीज ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब देखो एक चीज हो रहा है कि इस वीडियो के साथ हमारा जो पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पार्लियामेंट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे, अराउंड 70 पीवाईक्यूज, वो कवर किए हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज में। साथ में उन पीवाईक्यूज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, सो दैट आपका जो पार्लियामेंट एज ए चैप्टर, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से पॉलिटी में मैक्सिमम वेटेज आती है, तो वो थीम आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप प्लीज कमेंट्स में मेरे को एक बार ये भी बताइए विच थीम, लाइक जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स और लोकल गवर्नमेंट्स एटसेट्रा, यू वांट मी टू कवर फर्स्ट। ओके, थैंक यू।